सो गाइस 22 अगस्त को एसए का पेपर हुआ, राइट। एसए का पेपर का जो एनालिसिस है वो भी हमने यूट्यूब पे करा हुआ है, अपने प्लेटफॉर्म पे भी करा हुआ है, जो कि पेड बच्चे हैं एसए के। अब यहां पे समझते हैं कि अब इस एसए में हमको दो तरह के एसए टॉपिक्स देखने को मिले। एक तो था फिलोसॉफिकल एसए टॉपिक और दूसरा था फिलोसॉफिकली एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। ठीक है, फिलोसॉफिकल एसए टॉपिक एंड फिलोसॉफिकली एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जरा उनको समझ के देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल फिलोसॉफिकल टॉपिक्स कौन से थे, जैसे कि ट्रूथ नोज नो कलर, सेक्शन ए में था। थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो, ये भी फिलोसॉफिकल टॉपिक है। द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो, तजुर्बा लेते लेते सालों साल निकल जाते हैं, दिनों में तजुर्बा नहीं मिलता है, अगेन ये फिलोसॉफिकल टॉपिक है। एंड देन कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ वाला, कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरीज आर्टिफिशियल पॉवर्टी, ये भी एक फिलोसॉफिकल टॉपिक है। थोड़ा यहां पे काफी डीप फिलोसॉफिकल बात करी गई है, थोड़ा सोक्रेटिक फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन की बात यहां पे करी गई है। नाउ फिलोसॉफिकली एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। लेक्चर को समझें, लेक्चर को एंजॉय करें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारा एसए फाउंडेशन कोर्स का एक और बैच हमने शुरू कर दिया है। तो यदि आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि बहुत ज्यादा गाइडेंस की तलाश पे हैं, स्ट्रैटेजी नहीं समझ आ रही है एसए राइटिंग के बारे, डीक्लटर नहीं कर पा रहे हैं कि फिलोसॉफिकल एसेस को और एब्स्ट्रैक्ट एसेस को कैसे अप्रोच करना है, कंटेंट गैदरिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कंटेंट जनरेशन नहीं हो रहा है, आप एक डेडिकेटेड मेंटरशिप की तलाश में हैं, या आप चाहते हैं कि आपके एसेस को टाइमली इवैल्यूएट किया जाए, तो ये सब चीजें हमारे इस प्रोग्राम में, इस कोर्स में इन्वॉल्व है, मौजूद है। आपने इस कोर्स को ज्वाइन करना है। इस कोर्स की प्राइस है 4499 और अभी हमारा एक्स्ट्रा 21% ऑफ भी चल रहा है। आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए और इसमें एनरोल कीजिए। एंड आई एम श्योर that this is one course which you will not regret joining, because this is one course which will help you to upscale your marks in the essay writing and also help you to cultivate the art of essay writing as well. Enjoy the video. Thank you. So philosophically abstract topics में जैसे कि for example सन त्सू का जो कोट था, the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting, ये philosophical इतना ज्यादा नहीं है लेकिन philosophically abstract है। ठीक है, मैं बताऊंगा, डिफरेंस भी बताऊंगा कि फिलोसॉफिकल और फिलोसॉफिकली एब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस। देखो ये एक ऐसी कहावत है जिसको आप डे टू डे लाइफ में सुनते होंगे कि देखो सबसे अच्छे जो आपके तजुर्बे हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपीरियंस को लेके ना, एक्सपीरियंसेस को लेके यहां पे बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिले हैं। द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो, बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस, इट इज बेटर टू सी लाइफ एज अ जर्नी। एक्सपीरियंस ओरिएंटेड, यानी कि जो थीम एक्सपीरियंस से ओरिएंटेड है, उस थीम से जुड़े ये एसए के टॉपिक्स है। नाउ ये अब बातें हमने बहुत बार सुनी है कि आपके जिंदगी के जो बेस्ट लेसन्स हैं, जो बेस्ट तजुर्बे हैं, वो बिटर एक्सपीरियंसेस से, यानी कि मुश्किल और कठिनाइयों से, उतार चढ़ाव से सीखने को मिलते हैं। वैसे आजकल आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आप ये कोटेशन इंस्टाग्राम की स्टोरी में डाल देते हैं। आजकल बहुत सारे जो लोग निब्बा निब्बी लोग हैं जिनका हार्ट ब्रेक बहुत जल्दी हो जाता है, वो भी इस तरह की कहावत डाल देते हैं। तो मतलब ये जो ऐसी कहावत है, ये ऐसी कहावत आपको निब्बा निब्बियों के इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी देखने को मिल जाएगी। जब होता है ना वो एक ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप का फेज के बाद उसके बाद गाली गलोच तो नहीं होता आजकल, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी होती है उल्टी सीधी कि देखो जी वो लड़का ऐसा निकला, वो ऐसा निकला, वो ये निकली, वो निकला। तो आप डायरेक्टली उनको नेम नहीं करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप ये इस तरह की कोटेशंस और इस तरह का थोड़ा सा छिछोरापन आप इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डाल देते हैं। अब ऐसी कोट्स तो निब्बा निब्बियां पढ़ते रहते हैं काफी, और ये हमको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये बात तो बहुत सही है कि आपकी जिंदगी के जो बेस्ट लेसन्स हैं, जो बेस्ट तजुर्बे हैं, वो आपको धक्के खा के और काफी उतार चढ़ाव से सीखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन। अगेन ये एक फिलोसॉफिकली एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। मडी वाटर इज, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा नाक बंद है बिकॉज थोड़ा वेदर चेंज हुआ है, बारिशें हो रही हैं, बारिशें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कमरे में पंखा भी चाहिए, एसी भी चाहिए, लेकिन बाद में जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है फिर एसी और पंखा बंद करना पड़ता है। ये वैसा मौसम है कि जैसा होता है ना कि मौसम की ना तो जवानी जा रही है ना तो मौसम का बुढ़ापा आ रहा है, ये वो बीच वाला मौसम है, इस करके काफी तंग करता है। सो एनीहाउ, मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन। अब अगेन मडी वाटर क्या करोगे, पानी में मिट्टी है ना, पानी में मिट्टी, उसको मिक्स करोगे तो मिट्टी जो नीचे बैठी है वो ऊपर आ जाएगी, और लेकिन वो पानी तो मडी रहेगा, है ना, पानी तो मडी रहेगा उसको मिक्स करने से भी। अब मडी वाटर में जिसमें चीकड़ है, चीकड़ कह लो, कीचड़ कह लो, पंजाबी में कीचड़ कहते हैं, चिक्कड़ कहते हैं, बट जो पानी में मिट्टी है वो पानी क्या कर लोगे आप,
है ना, वो तो मिट्टी आ गई उसमें, अब उसको फिल्ट्रेशन के साथ आप साफ करोगे, लेकिन फिर भी वो पानी में मिट्टी की गंदगी तो होगी जो आप फिल्ट्रेशन भी करोगे। तो बेटर क्या होता है कि भाई वो मिट्टी वाले पानी को, मडी वाटर को आप वैसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। यानी कि मीन्स यहां पे पेशेंस की बात हो रही है, यहां पे जो थीम है वो पेशेंस की है। एंड देन इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन। ये तो देखो कहावत ऐसी है जो कि कितने सारे हिंदी गानों में, पुरानी फिल्मों में, और अगेन इंस्टाग्राम की स्टोरीज में और मोटिवेशनल स्टोरीज में कितना कुछ ही देखने को मिलता है। तो ये कोटेशन अगेन बहुत ज्यादा पॉपुलर कोटेशन है, ज्यादा डिफिकल्ट कोटेशन नहीं है, यानी कि इस कोटेशन को समझ पाना इतना मुश्किल नहीं है, इस कोटेशन को समझ पाना इतना मुश्किल नहीं है। चैलेंज कहां पे आएगा आपको? चैलेंज आएगा कोटेशन को डीक्लटर कर लोगे आप, डी कोड करना इजी है, लेकिन अब आपने डी कोड कर लिया, अब आपने ऐसे लिखना है 900 वर्ड्स का, 1000 वर्ड्स का, 1200 वर्ड्स का, अब आप क्या क्या कंटेंट यहां पे डालोगे, वहां पे चैलेंज आता है। देखो कंटेंट डल जाता है, मेरा यह मानना है कि अगर आपने अपने मेंस के पेपर से पहले 15 से 20 ऐसे लिखे हैं ना, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कंटेंट का प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंटेंट आपके पास होगा। प्रॉब्लम यह है कि कंटेंट को पेश कैसे करना है, और दूसरी बात यह है कि एज कैसे लेके आना है, बिकॉज एवरेज कंटेंट तो 2-4 बातें हर कोई लिखेगा, ऐसा आपके एस्से में क्या है जो कि डिफरेंशिएट करेगा आपके एस्से को, वो बात सोचने वाली होती है। नाउ फिलोसॉफिकल एसेस की बात करें, फिलोसॉफिकल एसेस का नेचर क्या होता है, वो डील करते हैं यूनिवर्सल आइडियाज के साथ। यूनिवर्सल आइडियाज क्या है? सच, इंसाफ, मोरालिटी, नैतिकता, नॉलेज, कंटेंटमेंट एटसेट्रा। अब इसको डीकोड करने की जरूरत नहीं होती है, वो टॉपिक अपने आप में बहुत इजीली डीकोड हो जाता है। फॉर एग्जांपल सच का कोई रंग नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है, ठीक है। थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो, समझ आ रहा है, सीधा सीधा समझ आ रहा है, ठीक है। द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो, समझ आ रहा है कि भैया देखो कि आपको सालों साल लग जाते हैं किसी चीज में मास्टरी करने के लिए, समझने के लिए, कुछ चंद दिनों में आप किसी चीज के मास्टर नहीं बन सकते हो। संतुष्टि होनी वो एक नेचुरल वेल्थ है। भाई मेरे पास आज जेब में 10,000 रुपए हैं, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूं, लेकिन दूसरे की जेब में 50,000 रुपए हैं, मैं इस बात से मेरे को प्रॉब्लम है कि मेरी जेब में 50,000 क्यों नहीं है। तो यानी कि दूसरी की जेब में 50,000 होना, यानी कि मेरे को भी ख्वाहिश होना कि मेरे को भी 50,000 चाहिए, तो चाहिए तो बुरी बात नहीं है, आपकी डिजायर बुरी बात नहीं है, लेकिन जो आपके पास है उससे आप खुश नहीं है ना, वो एक बुरी बात है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आज को आपको मैं कहता हूं कि यार अभी आप जॉब नहीं कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ कि उतनी सैलरी आपकी जेब में होगी तो आप बहुत खुश होंगे। तो आप कहते हैं कि सर मेरे जेब में ना 40,000 हो तो मैं बहुत खुश होऊंगा, हाइपोथेटिकली चलो आपको 40,000 दे दिए, आपने 2-3 महीने 40,000 रुपए की नौकरी करी, कमाया, पार्टी वार्टी गए, खाया पिया, बढ़िया रेस्टोरेंट पे गए, कपड़े लिए, चलो 40,000 में तो कुछ जितना भी आएगा उतना आपने करा। चौथे महीने में लगा कि नहीं यार 40,000 तो कम है, 40,000 में से कुछ बच नहीं रहा, तो मेरे को तो सर लाख रुपया चाहिए महीने का। चलो लाख रुपया दे दिया आपको, लाख रुपए के हिसाब से आप खर्चा करेंगे अपना, क्योंकि पैसा बड़ा है, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करना, बचाने, उसकी अकल नहीं आई है, पैसा खर्च करने की अकल आई है। तो सर लाख रुपया, अब सर वो भी कम पड़ रहा है, तो 1.5 लाख। तो विच मीन्स कि वो डिजायर वाली बुरी बात नहीं है कि अगर आप आज 40,000 कमा रहे हो, कल को 1 लाख कमा रहे हो, कल को 2 लाख कमा रहे हो, लेकिन कंटेंटमेंट क्या है कि भैया मेरे पास 40,000 है, मैं उसमें भी खुश हूं, मेरे को 1 लाख रुपया मिलेगा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। आई विल नॉट बी सेइंग दैट आई डोंट नीड 1 लाख रुपीज, आई विल बी अनहैप्पी एंड ऑल दैट, नो, बट आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाटएवर आई हैव, आई विल वर्क हार्ड, I will see that how I can polish my skills, how can I polish my talent, how can I utilize my skill sets, how can I utilize the gift which has given to me by nature, my gifts, my talents, and then of course using my talents and my skill set, if I'm able to upscale my work and also earn more money, good enough. So desire तो never ending है, इसमें तो बात समझो कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है डिजायर होना, लेकिन लग्जरी एक आर्टिफिशियल पॉवर्टी है, यानी कि 40,000 रुपए में आपके पास है, अरे बहुत सही बात है सर 1 लाख रुपए चाहिए, यानी कि 1 लाख, यानी कि आपकी जितनी सैलरी उससे 60,000 रुपए ज्यादा, अब वो आपकी लग्जरी हो जाएगी कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाए। लेकिन अगेन वो आर्टिफिशियल पॉवर्टी है, बिकॉज क्यों? क्योंकि आप जो आपके पास है उससे खुशी नहीं है, और आप भिखारियों की तरह और चीजें मांग रहे हैं। सो एक भिखारी है, एक भिखारी को दिन में, भिखारी के पास दिन में 100 रुपए आते हैं, किसी ने उसको भीख दिया 10-10 रुपए करके, उसके पास 100 रुपए आते हैं, वो खुश है। और एक बहुत बड़ा करोड़पति बिजनेसमैन वो कहता है कि यार मेरे को आज स्टॉक मार्केट पे 5 करोड़ का नुकसान हो गया, कौन सी बड़ी बात है, 5 करोड़ का नुकसान हो गया, वो तो रिकवर हो जाएगा। तो यानी कि आपकी जो लग्जरी है कि मुझे वो भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए,
तो यानी कि आप एक पॉवर्टी की माइंडसेट से वो चीजें चाह रहे हो। अंडरस्टैंड वन थिंग, लग्जरी या डिजायर होना पाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो चीज आपके पास है उसके चलते आप खुश नहीं है, तो फिर अगेन आप अपनी नेचुरल वेल्थ को एंजॉय नहीं कर रहे हो। कभी कभी लग्जरी ये भी होता है कि बारिश हो रही है बाहर और मेरे को आज नहीं पैसे कमाने जाना, मुझे आज नहीं वो अपना काम करना, मेरे को बस अपनी बालकनी में बैठ के अपनी पत्नी के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ या अपने बच्चों के साथ चाय पीनी है या बस उनके साथ हंसना खेलना है। अब वो भी एक बहुत बड़ी चीज है, वो भी एक बहुत बड़ी वेल्थ है, वो भी बहुत बड़ी संतुष्टि है। अब आपको लगे कि नहीं यार मेरे को ये सब नहीं करना, मेरे को बारिश एंजॉय नहीं करनी है, मेरे को अपनी पत्नी के साथ या बच्चों के साथ चाय का कप नहीं पीना है, चाय का प्याला नहीं पीना है, लेकिन मेरे को तो काम करना है, मेरे को तो असाइनमेंट करना है, मेरे को तो लेक्चर बनाना है, मेरे को तो ये करना है। अरे यार वो तो सब हो जाएगा ना, लेकिन आपकी जिंदगी में ये जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं असल में रियल वेल्थ वही होती है। अगर आप इसको एंजॉय नहीं कर रहे हो तो फिर क्या ही फायदा पैसों को चेज करने का। सो अप्रोच क्या होती है फिलोसॉफिकल टॉपिक्स में कि आप कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हो, आप कंसेप्ट को डिफाइन करते हो, देन आप फिलोसॉफिकल थिंकर्स को लेके आते हो। प्लाटो हो सकते हैं, गांधी, टैगोर, अंबेडकर, बुद्धा जी, सेनेका, जो स्टोइक फिलोसोफर है सेनेका। देन आप आर्ग्यू करते हो। अगेन वन थिंग, ऐसा नहीं है कि सर फिलोसॉफिकल टॉपिक है तो मल्टीपल डायमेंशंस नहीं देने, मल्टीपल डायमेंशंस देने हैं, मॉरल, एथिकल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप देने को एनवायरमेंटल भी दे सकते हो, आप देने को एनवायरमेंटल भी दे सकते हो, आप देने को पॉलिटिकल डायमेंशन भी दे सकते हो, आप देने को जियोपॉलिटिकल डायमेंशन भी दे सकते हो। ये आपकी समझदारी के ऊपर है। वहां पे पेपर में तो मैं नहीं बैठा हूंगा आपको बताने के लिए कि बेटा इसका मतलब ये है, सोचो अब इस मतलब को कैसे रिलेट करोगे यूक्रेन वॉर के साथ, इसको कैसे रिलेट करोगे आईपीसीसी की रिपोर्ट के साथ, इसको कैसे रिलेट करोगे ग्रीन हाइड्रोजन के साथ, इसको कैसे रिलेट करोगे अंबानी के बेटे की शादी के साथ। अब वो तो आपको अपने एग्जाम्पल्स जनरेट करने हैं। सो अगर आप एक खुले दिमाग से जाएंगे ना, मैं एक और आपको छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूं। प्री कंसीव्ड आइडियाज के साथ अगर आप पेपर में जाते हैं वो बुरी बात भी नहीं है कि चलो यार मेरे को गांधी, अंबेडकर, मलाला यूसुफजई, मंडेला, कैलाश सत्यार्थी, ये 4-5 अच्छे एग्जांपल्स हैं, मेरे को अपने एसे में लिखने हैं। बुरी बात नहीं है, प्री कंसीव्ड आइडियाज के साथ जा रहे हैं, लेकिन एक ओपन माइंड के साथ भी जाएंगे। ठीक है यार कोई बात नहीं, कुछ आइडियाज जो है मुझे एट दी स्पॉट आएंगे। अब कुछ आइडियाज जो है मेरे को एट दी स्पॉट टॉपिक देख के आएंगे और मेरा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, जो मैं 10 मिनट दूंगा अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग को, देखो 1.5 आवर में ऐसे लिखना है, मीन्स कि अपने पास 1.5 आवर में से 3 घंटे में 2 ऐसे लिखने हैं। एक ऐसे को 1.5 आवर दोगे, उस 1.5 आवर में 10 मिनट आपने देने हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग को। अगर ये 10 मिनट की ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ा बढ़ाना चाहते हो ना, अगर ये 10 मिनट की ब्रेनस्टॉर्मिंग को बहुत इंपैक्टफुल करना चाहते हो ना, बहुत इंपैक्टफुल, तो एक काम करना, दिन में ना 10 मिनट, दिन में 10 से 15 मिनट ना, दिन में 10 से 15 मिनट चुपचाप बैठना आंखें खोल के, और कुछ भी मत बोलना, कुछ भी मत करना, जो थॉट्स आ रहे हैं आने देते रहना। अंडरस्टैंड वन थिंग कि वैसे तो मैं योगिक गुरु नहीं हूं और ना ही मतलब ये मेरा प्रोफेशन है, लेकिन ये 10 to 15 मिनट्स की जो मेडिटेशन होती है ना, मेडिटेशन आंखें बंद करके करनी है, आंखें खोल के करनी है, पैर ऊपर करके करनी है, पैर नीचे करके करनी है, लटक के करनी है, जैसे मर्जी करनी है। दिन में ना कोशिश करना कि 10 से 15 मिनट निकालना, बिताना, जहां पे आप बिल्कुल चुप है, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, फोन गया साइड पे, सब कुछ गया साइड पे। अरे यार मेरी क्लास अगर लेट भी होती है कोई बात नहीं, मैं अपनी क्लास 15 मिनट लेट अटेंड कर लूंगा, लेट ज्वाइन कर लूंगा। दिन में 10-15 मिनट निकालना। एक्चुअल में ये जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, चाहे वो एस्से में हो, चाहे वो जनरल स्टडीज में हो, या चाहे वो लाइफ में भी इन जनरल हो, आइडियाज जनरेट करने के लिए आपने कोई बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करना है, ये 10 से 15 मिनट की ना साधना जरूर करना। दैट्स इट। मैं नहीं कह रहा कि मंत्र पढ़ो, ये करो, वो करो, फलाना करो, भाई मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि चुप रहने में बहुत ताकत है। 15 मिनट दिन में चुप रह के, आंखें खोल के, आंखें बंद करके, आपकी मर्जी बिता के देखना, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत अच्छी होगी, थॉट्स बहुत आपको अच्छे आएंगे, थॉट्स आइडियाज आपको अच्छे जनरेट होंगे, आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। एंड देन अगेन आपको एक रिफ्लेक्टिव टोन के साथ आपने कंक्लूड करना है अपने ऐसे को, आपने एक रिफ्लेक्टिव टोन के साथ कंक्लूड करना है। अरे कंक्लूजन ऐसा हो कि जहां पे ना, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको रिलेट करके बताऊं कि मैं एक आइसक्रीम खा रहा हूं, है ना, आइसक्रीम खा रहा हूं, एक आइसक्रीम अमूल की है, एक आइसक्रीम बाडीलाल की है, एक आइसक्रीम किसी पर्टिकुलर ब्रांड की है, मदर डेयरी की है, और एक मैं आइसक्रीम पार्लर में गया, भाई सुना कि उसकी आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, चलो हम वहां पे चले गए आइसक्रीम खाने के लिए। वो आइसक्रीम खाया,
और उसका जो टेस्ट है, अरे भाई साहब क्या टेस्ट है, कि मतलब लास्ट स्कूप तक जब मैं आइसक्रीम खा रहा था, उसका टेस्ट इतना अच्छा था, द टेस्ट विच दैट आइसक्रीम लेफ्ट बिहाइंड इन माई माउथ, दैट आई फेल्ट एज इफ दैट दिस इज द बेस्ट आइसक्रीम आई एवर हैड. So understand one thing, the examiner would be eating so many ice creams, which is the examiner would be reading so many essays. 13,000 बच्चे हैं जो कि मेंस का पेपर देते हैं. चलो एक एग्जामिनर के पास 1000 कॉपी भी आती है हाइपोथेटिकली, चलो 400 कॉपी भी आती हैं, तो उसके पास बहुत कुछ है, उसके पास बहुत कॉपीज आ रही है. लेकिन व्हाट इज इट डिफरेंट इन योर कॉपी? हाउ इज योर आइसक्रीम डिफरेंट दैट इट कैन लीव अ टेस्ट? अब यहां पे जो टेस्ट है वो माइंड में होगा, माउथ में नहीं होगा. दैट हाउ कैन योर कंक्लूजन create a very reflective tone and leave behind a very long lasting impression in the minds of the examiner. एग्जामिनर कहे कि यार इसका ऐसे पढ़ के ना मैंने कुछ सीखा है, इसका ऐसे पढ़ के मैंने इस फिलोसॉफिकल टॉपिक को एक डिफरेंट तरीके से समझा है. अब ये ऐसे जो है कंसेप्ट ड्रिवन होते हैं और बहुत हैवी रीजनिंग वाले होते हैं, बहुत हैवी रीजनिंग वाले होते हैं. ना अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये चीज कंसेप्ट को डीक्लटर करना और रीजनिंग देनी. अंडरस्टैंड वन थिंग, फिलोसॉफिकल टॉपिक्स में आपने दुनिया जहान की फिलोसफी नहीं झाड़नी है, फिलोसफी नहीं झाड़नी है. कुछ बच्चे क्रैश कोर्स में मतलब मेरे साथ जुड़े थे और वो बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल बातें लिखते थे. मैं ये कहता था कि बेटा फिलोसफी का पेपर नहीं है ये, आपको अंडरस्टैंड करना है. फिलोसॉफिकल एसेस को डीकोड करो और साथ के साथ कॉन्सेप्ट उस टॉपिक में जो जुड़ा हुआ है उसको समझाओ. उसको समझाने के लिए एग्जाम्पल्स और एनेक्डोट्स का इस्तेमाल करो, ठीक है. एंड देन अपनी रीजनिंग को कि भाई आपने कोई एनेक्डोट उठाया है, आपने कोई एग्जाम्पल उठाया है, वो क्यों उठाया है और कैसे वो प्रभाव डाल रहा है आपके एस्से के टॉपिक में, उसकी रीजनिंग करनी बहुत जरूरी है. देन दूसरा जो देखने को मिला 2025 के एस्से के पेपर में वो है फिलोसॉफिकली एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स. क्या है? फिलोसॉफिकली एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स. ये एक बहुत मेटाफोरिकल या पोएटिक स्टाइल में लिखे जाते हैं. जो सरफेस मीनिंग है वो इतना ऑब्वियस नहीं है, आपको उसको बहुत ज्यादा इंटरप्रेट करना पड़ता है, आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है और उसको डीकोड करना पड़ता है. मतलब सरफेस पे लगेगा कि वो दिखने में तो यार इसका मतलब बड़ा सिंपल लग रहा है, बट व्हेन यू स्टार्ट डीकोडिंग इट एंड व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग इट इनटू मल्टीपल डायमेंशंस, देन यू फाइंड द चैलेंज. ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट वो होता है इफ इट साउंड्स लाइक एन इमेज और अ प्रोवर्ब, देन दैट इज समथिंग व्हिच इज एन एब्स्ट्रैक्ट. एग्जांपल, सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग. दिखने में सुनने में बहुत इजी साउंड कर रहा है, संजू की कोट है, समझ भी आ रहा है इसका मतलब क्या है. इतना मुश्किल मतलब नहीं है इसका कि भैया असल में लड़ाई का हुनर वो है, लड़ाई लड़ने का टैलेंट वो है, लड़ाई लड़ने का स्किल सेट वो है जहां पे आप बिना गोली चलाए, बिना लड़ाई करे आप अपने शत्रु को हरा दो. आप अपने शत्रु को हरा दिया, डिफीट कर दिया, साइकोलॉजिकली डिफीट कर दिया, फिजिकली डिफीट कर दिया, व्हाटएवर इट इज. ये चाइनीज चाणक्य जो है संजू, उनका एक कोटेशन है, बेस्ट लेसन्स आर लर्न्ड थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस. अगेन very abstract. Again, this is not very philosophical, this is very straightforward, very straightforward. But क्या सिर्फ ये लिखना कि सर हाँ मैं एग्री करता हूं कि अच्छे जो लेसन है ना वो बिटर एक्सपीरियंसेस से समझ आते हैं, कि सर मेरे 4 बार ब्रेकअप हुआ और उसके बाद 5वीं बार मुझे समझ आ गया कि हाँ यार कि मेरे को शादी नहीं करनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल. या मेरा सर 4 बार ब्रेकअप हुआ, बिटर एक्सपीरियंस हुआ और मुझे समझ आ गया कि हाँ यार कि टॉक्सिक कौन होता है, टॉक्सिक कौन नहीं होता. मुझे समझ आ गया कि सर फिलोसफी पढ़ते पढ़ते मेरे को रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग की भी समझ आ गई कि रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग में क्या फर्क होता है, क्या नहीं होता है. तो क्या आप मतलब एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं कि आप क्या लिखोगे? क्या आप सिर्फ ये लिख दोगे कि हाँ बेस्ट लेसन्स को लर्न करने के लिए बहुत ज्यादा तजुर्बे मैंने लिए, बहुत खराब तजुर्बे लिए, उसके बाद क्या? आपकी बात तो कोई नहीं कर रहा ना. नोबडी इज वांटिंग टू, आप ऐसे लिखने बैठ रहे हो तो नोबडी इज वांटिंग टू अंडरस्टैंड कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ, या आपके तजुर्बे क्या थे, या आपका यूपीएससी में रैंक क्यों नहीं निकला, एटसेट्रा एटसेट्रा. इसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे मल्टीपल डायमेंशंस में, ताकि आप एक यूपीएससी लेवल का एस्से बना सकें. चैलेंज वहां पे आता है. मतलब तो आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा, मतलब क्या है वो तो सर 1 मिनट में पता लग गया क्या मतलब है, उसको इंटरप्रेट करो. वहां पे चैलेंज आता है. मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन. पेशेंस की बात आती है. यार मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, कई बार कोई काम मैं करने बैठूं ना, मैं ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं, कई बार वो काम नहीं होता. यार
ठीक है, वो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, पेशेंटली वेट कर लो। कई बारी किसी चीज का, और मैं बहुत फर्म बिलीवर हूं कि हर एक चीज का अपना टाइम होता है। हाँ, आप एफर्ट्स करते हो, आप कोशिश करते हो, वो करते रहनी चाहिए। कहते ना, व्हेन प्रेपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, दैट इज व्हाट यू कॉल एज गुड टाइम। तो जब गुड टाइम आता है, आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई, मान लो कि यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, बार बार दे रहे हो, नहीं क्लियर हो रहा, क्या करो सर? पेशेंस लेके आते हैं, सर मैं तो अपना पेपर देना है, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं, मैं अपनी तैयारी कर रही हूं, करते रहो भैया प्रिपरेशन। अपॉर्चुनिटी आएगी, मई में आएगी, मई में आपका प्रीलिम्स का पेपर आएगा, आपका देन अगस्त सितंबर में मेंस का पेपर आएगा, अपॉर्चुनिटी। अब क्रैक कर लिया पेपर, यानी कि आपका वो गुड टाइम शुरू हो गया। गुड टाइम कैसे शुरू हुआ? वो टाइम आया, फेवरेबल कंडीशंस थे, आपकी प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी दोनों में तालमेल हुआ और आपने अपना पेपर क्रैक कर लिया। अब ये तो एक एग्जांपल मैंने यूपीएससी के पेपर का दिया है, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन। यानी कि मडी वाटर को आप अपने तरीके से क्लियर नहीं कर सकते हो, उसको छोड़ दो, उस पानी को वैसे छोड़ दो। अब बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है, है ना, बहुत चीकड़ इकट्ठा हो जाता है। आप क्या करते हैं, क्या करेंगे आप? अब आप देखो यहां पे कितने फ्लड्स आए हुए हैं, पंजाब में फ्लड्स आए हुए हैं, उत्तराखंड में फ्लड्स आए हैं, जम्मू में फ्लड्स आए हुए हैं, हिमाचल में फ्लड्स आए हुए हैं, क्या करोगे? अब आपको वो पानी जो है, अब एकदम से इतना पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है, आप साफ तो नहीं कर पाएंगे, आपको वेट करना पड़ेगा, धूप निकलेगी, पानी सेटल होगा, ड्राई होगा, पानी नीचे आराम आराम से इवेपोरेट करेगा। सो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू हैव टू बी पेशेंट। इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी, नॉट एज अ डेस्टिनेशन। ब्यूटीफुल सेइंग, ब्यूटीफुल सेइंग। भाई मेरी जिंदगी का मकसद क्या है कि मैंने आईएएस बनना है, या मेरी जिंदगी का मकसद क्या है कि मैंने एक बहुत बड़ा एजुकेटर बनना है किसी प्लेटफॉर्म पे, या मेरी जिंदगी का मकसद यह है कि मैंने एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, दैट इज इट। यार लाइफ तो जर्नी है ना। आईएएस बनने से, या एक बहुत बड़ा एजुकेटर बनने से, या एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने से मैंने क्या पा लिया? कुछ पैसा, कुछ शोहरत, व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या करोगे? लाइफ एक जर्नी है, एक डेस्टिनेशन नहीं है। तो मतलब मेरी डेस्टिनेशन इज नॉट दैट कि भाई मैंने बस एक टाइटल या एक खिताब अटेन कर लिया और बस दैट इज इट, कि दैट इज माई लाइफ। नो, दैट इज नॉट लाइफ, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव। सो अप्रोच, यहां पे 5 स्टेप्स की मैं बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मडी वाटर की बात करते हैं, डी कोड द मेटाफर। व्हाट डज मडी वाटर मीन? कॉन्फ्लिक्ट, chaos, turbulence, instability. Then step 2, translate into real world domains. Polity में patient governance, IR में diplomacy is better than war, sociology की फील्ड में resilience, failure shaping social change, psychology की फील्ड में patience, growth mindset। यानी कि डिफरेंट डायमेंशंस है जो कि मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां पे आपके सामने रखी है, जहां पे आप कुछ ना कुछ कोई ऐसा थीम या कोई एट्रीब्यूट निकाल के उसके ऊपर इलैबोरेट कर सकते हैं। स्टेप 3, लेयर विद द फिलॉसफी, ऐड थिंकर्स फॉर डेप्थ। अगर आपको लग रहा है कि सन त्जू की कोटेशन जो है, द सटल आर्ट ऑफ द आर्ट ऑफ सबड्यूइंग द एनिमी विदाउट फाइटिंग द वॉर, अगर उस कोटेशन को आपने पढ़ा है और उस कोटेशन के आपको कॉन्टेक्स्ट का भी मतलब पता है और सन त्जू ने किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही थी, और उसको अगर आपने इलैबोरेटिवली पढ़ा है, तो भैया थोड़ी सी बात बता दी वहां पे, सन त्जू का वो डायमेंशन और कॉन्टेक्स्ट बता दिया। या फॉर एग्जाम्पल कोई कोटेशन है जो कि गांधी जी की आइडियोलॉजी से बहुत मिलती जुलती है, तो कुछ ऐसे आपने कोई मिलता जुलता एनेक्डोट गांधी जी का बता दिया। नेशनलिज्म की बात हो रही है, नेशनलिज्म की बात में आप टैगोर की भी बात कर सकते हैं। वीव एग्जांपल्स, देखो स्वेटर बुनना होता है ना, छोटे होते आप, आई डोंट नो आपके यहाँ पे होता तो नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ पे हमारी नानी दादी स्वेटर बुनती होती थी। यार पहले मतलब हमारे बचपन में ना इतने ब्रांड्स नहीं होते थे, मतलब अब तो कितने ब्रांड्स आ गए, ज़ारा, मार्क्स एंड स्पेंसर। अब तो कहाँ ही दादी या नानी की बुनी हुई स्वेटर लोग पहनते हैं, अब तो लोग बाहर से ज़ारा से या मार्क्स एंड स्पेंसर से या किसी ब्रांड से पहनते हैं, जो कि ठीक भी है। बट पहले एक जमाना होता था जब नानी दादी स्वेटर बुनते होते थे, और वो स्वेटर हम सर्दियों में पहनते थे, घर की औरतें मिलके स्वेटर बुनते थे, इसको कहते हैं वीविंग। सिमिलरली यू हैव टू वीव एग्जाम्पल्स। स्वेटर जैसे बुनते हैं, वीव करता है कपड़ा, वैसे आपने एग्जाम्पल्स को वीव करना है। तभी मैं कहता हूं, देखो स्वेटर बुनना क्या है, कोई टैलेंट है, स्किल है। आपकी नानी या आपकी दादी या आपके घर में आपकी माता जी हो, अब वो जब पैदा हुए होंगे तो उनमें टैलेंट तो नहीं होगा कि वो स्वेटर बुनते होंगे, स्किल सेट है। स्किल सेट आप कैसे एक्वायर करते हो? सीख के। आप किसी को देखते हो कि वो स्वेटर कैसे बुन रहा है, भाई आपको भी समझ आनी शुरू होती है। आप किसी को देखते हो कि वो गाड़ी कैसे चलाता है, आपको भी गाड़ी चलानी समझ आ जाती है। स्किल होती है। देखो हर एक चीज की स्किल होती है।
स्पेशलाइजेशन करने से पहले किसी भी चीज में पहले स्किल सेट को कल्टीवेट करो, स्किल सेट को कल्टीवेट करो। स्किल्ड लेबर की बहुत डिमांड है, स्किल सेट यानी कि कल्टीवेट की जाती है। उसी तरह से वीविंग एग्जांपल्स एक कला है, स्किल है, जो कि एक आप कल्टीवेट करते हैं। तो वीविंग एग्जांपल्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पर्सनल एनेक्डोट्स। समझो कि जब आप एग्जाम्पल को वीव कर रहे हो, लिख रहे हो, आपने एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट को, आपने एग्जाम्पल के कंटेंट को और आपने एग्जाम्पल की रेलेवेंस को जोड़ना है एस्से के टॉपिक के साथ। बात समझ आई कि नहीं आई? एंड स्टेप 5 कंक्लूजन में रिटर्न टू द मेटाफर, रिटर्न टू द मेटाफर चाहे वो ये वाला मेटाफर हो, मडी वाटर वाला हो, या चाहे वो संजू का कोटेशन हो, subduing the enemy without fighting the war. Step 5 में conclusion में return to the metaphor with a universal life lesson. Now over here I want to add that you can also try to use a different anecdote. Now what do people usually do? They try to connect an example or an anecdote जो कि already उन्होंने introduction में या body of the essay में use किया है। मेरा थोड़ा से different है। मेरा से ये है कि आप conclusion में you return to the tone of the metaphor, you return to the substance of the metaphor with a different anecdote altogether, which will always give more variety and variability in your essay. So ये जो essays होते हैं philosophically abstract, ये interpretation driven और multidisciplinary होते हैं। Having said that, philosophical essays भी interpretation driven और multidisciplinary होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होते हैं, लेकिन अप्रोच में फर्क आ जाता है। Now difference in writing style, फिलोसॉफिकल एसेज एक तरफ और फिलोसॉफिकली एब्स्ट्रैक्ट एसेज एक तरफ। कॉन्सेप्ट फिलोसॉफिकल एसेज में बहुत डायरेक्ट होता है, घुमा फिरा के नहीं होता, बहुत डायरेक्ट होता है। कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरीज आर्टिफिशियल पॉवर्टी, ट्रुथ नोज नो कलर्स, यानी कि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डायरेक्ट है। कंटेंटमेंट, जस्टिस, ट्रूथ, यूनिवर्सल वैल्यूज। वेयरएज फिलोसॉफिकली एब्स्ट्रैक्ट एसेज में कॉन्सेप्ट जो होता है वो छिपा होता है, दैट इज हिडन इनसाइड अ मेटाफर। देन नंबर 2, फिलोसॉफिकल एसेज में फोकस किया जाता है ऑन डिफाइनिंग एंड रीजनिंग अराउंड द आइडिया, जबकि फिलोसॉफिकली एब्स्ट्रैक्ट एसे में फोकस किया जाता है ऑन डिकोडिंग द आइडिया। देन फिलोसॉफिकल एसे ज्यादा लीनियर है, डेफिनेशन, डायमेंशंस, थिंकर्स, अगर आपके माइंड में कोई थिंकर्स आते हैं, अच्छा ये थिंकर्स नहीं जो आपने सोशियोलॉजी या पीएसआईआर में पढ़े हैं, वो थिंकर्स नहीं, एक आधा थिंकर आप उसमें से लेके आ सकते हो। ये नहीं कि सारे के सारे थिंकर्स। इट इज नॉट अ सोशियोलॉजी का पेपर, इट इज नॉट अ पीएसआईआर का पेपर, इट इज नॉट एन एंथ्रोपोलॉजी का पेपर, इट इज नॉट अ फिलोसफी का पेपर, सो बी बैलेंस्ड। थिंकर्स की जब बात आती है, कुछ ऐसे थिंकर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, लेट्स से आप वहां पे इलॉन मस्क को कोट करना चाहते हो, हालांकि वो थिंकर तो नहीं है, बट चलो उनका कोई एनेक्डोट कोट करना चाहते हो। लेट्स से यू वांट टू कोट थॉमस एडिसन, yes, let's say you want to quote Tesla, let's say you want to quote perhaps Jawaharlal Nehru, let's say you want to quote maybe Sun Tzu. So thinkers, so ऐसे थिंकर्स जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे सोशियोलॉजी में कोई थिंकर है, अब जैसे कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स तो भी हर किसी का भाई बहन लगता है, कार्ल मार्क्स तो हर किसी के साथ जुड़ जाता है। लेकिन अब बहुत ज्यादा स्पेसिफिक थिंकर्स होंगे सोशियोलॉजी में या पॉलिटिकल साइंस में, जो कि इतना ज्यादा वाइडली जीएस में नहीं इस्तेमाल किए जाते, तो फिर आपका ना ऐसे फिर बहुत ज्यादा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में चले जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम ये भी नहीं चाहते कि वो ऐसे जनरल स्टडीज ओरिएंटेड हो, लेकिन कंटेंट या थिंकर्स जनरल स्टडीज वाले हो सकते हैं, जिसको आप ऐसे के टॉपिक के साथ रिलेट करोगे। फिलोसॉफिकली एब्स्ट्रैक्ट में ज्यादा इंटरप्रिटेटिव है। डिकोड, अप्लाई एग्जांपल्स एंड देन रिफ्लेक्शन इन द कंक्लूजन। अब फिलोसॉफिकल एसेज में आप एग्जांपल्स फिलोसफी से, एथिक्स से, एथिकल डायमेंशन से, हिस्ट्री के डायमेंशन से ले सकते हैं, लेकिन फिलोसॉफिकली एब्स्ट्रैक्ट में आप पॉलिटिकल डायमेंशन से, डिप्लोमेसी के डायमेंशन से, सोशियोलॉजी के डायमेंशन से, साइकोलॉजी के डायमेंशन से, साइंस के डायमेंशन से आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच, टॉपिक है मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन। तो डिकोड करते हैं मडी वाटर कैन मीन कॉन्फ्लिक्ट, कैन मीन chaos. All right, so leaving it means के patience, let's not interfere with the muddy water, let's not interfere with the chaos, let's deal with the conflict very patiently. How will you apply governance में over regulation? For example, मैं छोटा सा example दे रहा हूँ, over regulation worsens problem, वो example दे दिया over regulation का।
आपने कोई ऐसा एग्जांपल दे दिया जहां पे ओवर रेगुलेशन इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज की बात हो, या मे बी 1991 की हम बात करें, 1991 में ओवर रेगुलेशन, इंस्पेक्टर राज, टू मच ऑफ लाइसेंसिंग, टू मच ऑफ अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट, दैट वाज कॉम्प्लिकेटिंग द प्रॉब्लम्स and that needs time. So even when the LPG era, even when the LPG reforms had come, it did not happen that India changed overnight. We opened up our economy, fine, but the fruits of that was visible after 10 to 15 years. The fruits of whatever reforms were taken back in 1991 are more visible in the last 10-15 years and continuing. Environment, rivers clean themselves if left undisturbed. हम रिवर्स को क्लीन करने के चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं, उसको हम डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके कारण जो रिवर्स हैं वो अपने आप को नेचुरली रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। आपको पता है हर एक चोट को नेचर हील करती है। अब देखो, हमारे चोट लगती है, कट लगता है तो हम पट्टी लगा लेते हैं, एंटीसेप्टिक लगा लेते हैं, या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो तो फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अब जानवर है, मैं देखता हूं बाहर स्ट्रीट डॉग्स हैं, कितना एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, कट मारते हैं, सब कुछ होता है। अब उनको तो कोई डॉक्टर ले देखने नहीं जा रहा ना, वो तो किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, लेकिन नेचर है, नेचर अपने आप हील करती है उनको। अब नेचर के पास क्षमता है कि वो अपने आप, आपको पता है कि आपकी बॉडी भी ऐसी है, अगर आपने बहुत गंद खाया है, बहुत शराब पी है, ड्रग्स करे हैं, गंदा खाना खाया है, ये सब छोड़ दोगे ना, ये सब छोड़ दोगे, आपकी बॉडी आपको हील करेगी। हमारी बॉडी में हीलिंग पावर्स होती है। आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, फाइन, लेकिन हीलिंग जो है वो नेचुरली होती है। हीलिंग पावर नेचर के द्वारा होती है। तो नेचर के पास वो क्षमता है, नेचर की क्षमता को डाउट मत करो कि वो अपने आप को हील नहीं कर पाएगी, वो हील कर पाएगी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जब हम नेचर के हीलिंग प्रोसेस में इंटरफेरेंस करते हैं, ये सोच के कि नहीं वो काम जो नेचर करती है वो हम कर लेंगे, वहां पे प्रॉब्लम आती है। देन अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, डिप्लोमेसी बाय रिस्ट्रेंट। अब ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का एग्जांपल आप सांजू वाले एग्जांपल में भी ले सकते हैं, द आर्ट ऑफ सबड्यूइंग द एनिमी विदाउट फाइटिंग अ वॉर। ऑलराइट, वहां पे भी ले सकते हैं कि देखो बहुत बड़ा एक क्राइसिस हो सकता था, बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता था, न्यूक्लियर वॉर हो सकता था। गर्मी की बात थी यूएसएसआर और यूएसए के बीच में ड्यूरिंग द पीक ऑफ द कोल्ड वॉर। आई होप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में आपने पढ़ा हो। और उसी दौरान इंडिया चाइना की लड़ाई भी हो रही थी, इंडिया चाइना का वॉर भी चल रहा था, लेकिन पेशेंस के साथ, डिप्लोमेसी के साथ जॉन कैनेडी ने इस बहुत बड़े क्राइसिस को अवर्ट किया। अब ये चीजें हमने पढ़ी हैं, ये चीजें वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ी हुई हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला टाइम पीरियड पढ़ोगे, तो आपने ये चीजें आप ये चीजें पढ़ोगे तो इस करके कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये चीज जो आपको मैं बता रहा हूं, इसके लिए आपको हिस्ट्री या पीएसआईआर या सोशियोलॉजी के ऑप्शनल की जरूरत नहीं है। वन थिंग विच UPSC has made it very clear after seeing the present trend of the means paper that यार केवल लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम या वो 2-4 ज्योग्राफी की किताबें पढ़ के आप पेपर नहीं निकाल पाओगे। थोड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और थोड़ी एक्स्ट्रा रीडिंग और कुछ एक्स्ट्रा बुक्स आपको पढ़नी जरूरी है। यानी कि रीडिंग एज अ हैबिट आपको बनाना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आप सोचो कि आपने इस एकेडमी के नोट्स पढ़ लिए, उस एकेडमी के नोट्स पढ़ लिए, इस इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ लिए, तो उससे काम हो जाएगा, अब नहीं होने वाला। इन्वेस्ट करो अच्छी बुक्स पढ़ने में, अच्छी बुक्स की कमी नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करोगे अच्छी बुक्स पढ़ने में तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे और वो आइडियाज आपको हेल्प आएंगे अपने पेपर्स में भी। ऑलराइट, चलिए, सो ये 5 स्टेप है। स्टेप 1 डिकोड द मेटाफर, स्टेप 2 डिफाइन द कोर आइडिया इन द जनरल टर्म्स, तीसरा स्टेप है कि आप इस आइडिया को मल्टीपल डोमेन्स के अक्रॉस अप्लाई करें। स्टेप 4 में आप थिंकर्स एनरिच विद द थिंकर्स, एनेक्डोट्स एंड द एग्जांपल्स, एंड स्टेप 5 में रिटर्न टू द मेटाफर इन द कंक्लूजन। Return to the metaphor in the conclusion. For example, supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. चलो एक एग्जांपल यहां पे डिस्कस करते हैं ये 5 स्टेप्स में। ये कोट है, ऐसे 2025 के टॉपिक में आया था, वन ऑफ द टॉपिक्स ये था। तो ये लाइन संजू की है, संजू की किताब है द आर्ट ऑफ वॉर। मतलब सही मास्टरी इज नॉट इन डिस्ट्रक्शन बट इन रिस्ट्रेंट, स्ट्रैटेजी एंड विजडम। विनिंग विदाउट वायलेंस इज मच सुपीरियर टू ब्रूट वायलेंस। बहुत सिंपल मीनिंग है, एक लाइन में कितना ब्यूटीफुली सम अप कर दिया, दैट विनिंग विदाउट वायलेंस इज सुपीरियर टू ब्रूटल विक्ट्री। इंट्रो एग्जांपल, चंद्रगुप्त मौर्य यूजिंग डिप्लोमेसी from with Seleucus
टू मॉडर्न न्यूक्लियर डेटरेंस, जहां पे वॉर्स को अवॉइड किया जाता है थ्रू द बैलेंस ऑफ पावर। इतिहास गवाह है कि ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज दे ऑफन कम विदाउट ब्लडशेड, विदाउट टू मच ऑफ ब्लडशेड। यानी कि देखो, डिप्लोमेसी का मतलब क्या है, हर एक चीज में आपको लड़ने की जरूरत नहीं होती है, वॉर इज ऑलवेज द लास्ट रिजॉर्ट। लेकिन डिप्लोमेसी का मतलब क्या है, डिप्लोमेसी का पर्पस क्या है? डिप्लोमेसी का पर्पस है टू नॉट गो टू वॉर। डिप्लोमेसी का पर्पस है टू विन certain goals and to let go of certain goals on the table. You win some and lose some to win the larger narrative and the larger picture. So diplomacy का मतलब क्या है? डिप्लोमेसी का पर्पस है, का मतलब है कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में सोल्यूशन डिप्लोमेसी निकालेगी। नहीं निकल रहा डिप्लोमेसी से सोल्यूशन, तो ठीक है, लड़ाई करनी पड़ेगी, फिर तो ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ेगा, फिर तो उसमें कोई चारा नहीं है। So therefore war is always the last resort. Diplomacy is always the preferred first option. Conflict resolution is most effective जब force is the last resort. तो ये आइडिया केवल जंग के मैदान में नहीं है, गवर्नेंस की बात कर लो, डिप्लोमेसी की बात कर लो, सोसाइटी की बात कर लो, या पर्सनल लाइफ की बात कर लो। इंटरनेशनल रिलेशंस में अगेन ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का एग्जांपल आ जाता है। JF Kennedy एंड Khrushchev अवॉइडेड अ न्यूक्लियर वॉर बाय नेगोशिएशन। या इंडिया की डिप्लोमेसी में चाइना की बात करें, मैनेजिंग टेंशंस एट द LAC, स्टिल एंगेजिंग विद चाइना इन ट्रेड एट द ब्रिक्स फोरम, एट द SCO फोरम, दैट इज अगेन अ स्किल। इंडियन हिस्ट्री एंड पॉलिटी, गांधी का सत्याग्रह, डिफीटिंग कलोनियलिज्म थ्रू मॉरल रेजिस्टेंस नॉट वायलेंस। अशोका का धमा, टर्निंग अवे फ्रॉम वॉर्स आफ्टर द ब्रूटल कलिंगा वॉर। समथिंग हैपेंड, some परिवर्तन happened within Ashoka and he turned away, he pivoted away from wars. He pivoted away from conquesting territories through aggressive wars. And he adopted the path, a spiritual path. Society, social reforms, abolition of sati, women's rights, which is achieved by persuasion and moral force rather than dhakkashahi, rather than coercion. साइकोलॉजी एंड पर्सनल लाइफ, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है। वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन ऑफन दे नीड टू बी रिजॉल्व बाय डायलॉग, नॉट थ्रू आर्ग्यूमेंट। बेटर है कि अगर आपके फैमिली में या वर्क प्लेस में अगर आपके डिफरेंसेस आ रहे हैं तो आप मिल बैठ के आर्ग्यूमेंट करने के बजाय डायलॉग के साथ कर लो रिजॉल्व। हाँ, बाद में फिर भी लगे दूसरे बंदे को। देखो एक बात है, अगर आपके वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और अगर आप रिजॉल्व करना चाहते हो तो बेटर है कि आप उस बंदे के साथ डायरेक्टली मिलकर बैठ के रिजॉल्व करो, रादर देन कंस्पायरिंग विद अदर कोलीग्स और उसके पीठ के पीछे आपने बात करनी है। बेटर है कि आप सामने बैठ के बात करो। उसके बाद वो इंसान कुछ मर्जी सोचे, लेकिन एक बात है, वो जरूर मानेगा कि वो कहेगा कि हाँ यार, ये मेरे सामने बैठ के बात करके गया है, इसने जो प्रॉब्लम्स थी मेरे को बैठ के बताई है, इस करके आई कैन गिव हिम क्रेडिबिलिटी, हिम और हर क्रेडिबिलिटी, कि ये सामने बैठ के बात करता। लीडर्स हु लिसन, मंडेला ने क्या किया? जेल से आने के बाद कहा कि चलो मैं सबको जेल में डाल दूंगा। 27 साल, 27 ईयर्स लोगों की जिंदगी हो जाती है। 27 ईयर्स, इतनी अभी आपकी एज नहीं होगी जितने साल मंडेला ने जेल में निकाल दिया। 27 ईयर्स जेल से निकलने के बाद उन्होंने क्या कहा कि मैं उन लोगों को जेल में डाल दूंगा जिन्होंने मेरे को जेल में डाला था? नहीं, फिर भी हंसी खुशी वापस आए और कहा कि चलो एक काम करते हैं, एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाते हैं, और पिछले इतने सालों में ना जिसने भी रॉन्ग्स किए हैं, चाहे वो ब्लैक कम्युनिटी के लोग हैं चाहे वो व्हाइट कम्युनिटी के लोग हैं, उन सबको हम बुक करें, उन सबके साथ जस्टिस लेके आ सके। ऑलराइट, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइबर डेटरेंस। अब क्या करो, साइबर अटैक्स हो रहे हैं तो क्या करो, बैठे रहो। साइबर डेटरेंस के तौर पे हमको अपना साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, सो दैट वी कैन प्रिवेंट साइबर अटैक्स। हमको तो नहीं पता ना कि अटैक कहां से हो रहा है, कहां से नहीं हो रहा है। सो अब अगर हम साइबर डेटरेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम स्ट्रॉन्ग साइबर मैकेनिज्म्स लेके आ रहे हैं, सो इन इफेक्ट वी आर ट्राइंग टू अवर्ट बिगर वॉर्स, बिकॉज वी ऑल नो दैट वॉरफेयर इज नॉट ओनली लिमिटेड टू एयर, वाटर, लैंड and space. It is also now into the 5th dimension, which is the cyberspace. All right. Then step 4, enrich with thinkers and anecdotes. Sun Tzu, strategy over force. Kautilya, Sam, Dam, Dand, Bhed, 4 उपाय. Force as the last step. उनके बीच साम, दाम, दंड, भेद में साम, दान, भेद, दंड, दंड जो है वो सबसे एंड में आता है। महात्मा गांधी, आंख के बदले आंख, दुनिया को अंधा बना देगा। कोल्ड वॉर की बात कर लो, पीस सस्टेन्ड फॉर डेकेड्स बाय डेटरेंस नॉट बैटल्स। कहने की बात है 1944 से लेकर 1991 के बीच में, 1944-45 से लेकर 1991 के बीच में, देखो जो मर्जी कहो,
वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? बिकॉज एक न्यूक्लियर डेटरेंस बनाया हुआ था यूएसए ने और यूएसएसआर ने। जो न्यूक्लियर आर्म्स रेस था वो बना हुआ था दोनों यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, विच अवर्टेड वॉर, विच एटलीस्ट ensured cosmetic peace or artificial peace, not peace in peace but cosmetic and artificial peace. And step 5, conclusion, return to the metaphor also with some anecdote. So true victory lies not in destruction but in preserving harmony, preventing chaos and creating lasting peace. Just as a wise general wins without fighting, a wise society achieves progress by dialogue, by restraint and by vision. So the closing line can be, the supreme art of war indeed is not in the conquering enemies but in conquering conflict in itself. और इसको सपोर्ट करने के लिए एक एनेक्डोट दे दिया, और अब फॉर एग्जांपल चलो अभी तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इंडस वाटर ट्रीटी अभी तो न्यूज में, और फॉर ऑल द रीजंस हम जानते हैं कि क्यों है, बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में है। बट अगेन यहाँ पे एक एनेक्डोट दे सकते हो दैट डिस्पाइट सो मेनी वॉर्स हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दिस वाज वन सच इंस्ट्रूमेंट, this was one such mechanism between India and Pakistan which stood the test of the time right since 1960. So you have to think of examples and anecdotes. So your examples have to be better and unique. Content की problem नहीं आने वाली है, कोर्ट को समझने की problem नहीं आने वाली है. You have to work upon your examples and your anecdotes and you have to make sure that they resonate and are reflecting the core theme of the essay topic. So that's all from my end. This is all from my end. So I hope this lecture was of value to you. I hope you enjoyed watching this lecture, and we'll keep on meeting, of course, in the subsequent lectures as well.